हेलो स्टूडेंट्स, 2021-22 सेशन के लिए जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होना है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स इशू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। उसमें से सोशल साइंस का सैम्पल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड है और आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार की प्रिपरेशंस करनी है और बहुत ईजी है। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ हमने इसीलिए बनाई थी क्योंकि एमसीक्यू पे अगर आपको ग्रिप और मजबूत करनी है अपनी पकड़, तो आपको पूरा चैप्टर ढंग से लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब वो हमने मेहनत करके आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए ऑलरेडी उपलब्ध अवेलेबल कराया हुआ है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने खुद दिया है। अब चूँकि इसमें 60 क्वेश्चंस हैं तो इट विल टेक टाइम, तो मैं बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ इस सैम्पल पेपर को। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इसमें से सेक्शन डी को अगर हम छोड़ दें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में चॉइस भी अच्छी खासी दी गई है। जैसे इसमें आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 24 में से, इसमें 22 में से 18 और इसमें 12 में से कोई 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 16 से लगभग 19% की आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है। अ चॉइस मेक्स द एग्जामिनीज द स्टूडेंट्स हैप्पी। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। तो देखिए लोकेशन पता है, सोसाइटी का पता है, पर किसने फॉर्म किया था पूछा गया। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे कि इसका आंसर है बी, यानी जिसपे मेज़नी। 1834 में इन्होंने बर्न में, जो कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, यंग यूरोप की स्थापना की थी। अंडरग्राउंड सोसाइटी थी अपने रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल को कैरी ऑन करने के लिए। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अगर हमने चैप्टर पढ़ा तुरंत ध्यान आ जाएगा, अरे ये तो ग्रेट ब्रिटेन की यूनिफिकेशन से रिलेटेड है, तो तुरंत आप यहाँ बी को आंसर कर दोगे, यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और दूसरा बताइए किसके बीच में? स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। स्कॉटलैंड को मिला लिया गया था इंग्लैंड में, तो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। बाद में आयरलैंड को भी मिलाया जाता है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जलवरीन। ओह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आपको चुनना है। वैसे ऊपर मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है वो तो वैसे तो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन जो सेक्शन सी है वो केस बेस्ड स्टडीज़ पे है। चलिए आगे आएगा तो हम देखेंगे। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे हैं? हाँ, ज्वेलरी। तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया है, अगर आपने सेल्फ स्टडी की जानते होंगे कि ये एक प्रकार से कस्टम यूनियन था। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया। इट वाज ए कॉलिशन ऑफ प्रशियन स्टेट्स फाउंड मैनेज पॉलिटिकल एलायंस। नो 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 नो। Its aim was to bind the Prussian political. No. It was a custom union. Yes. प्रशिया के इनिशिएटिव पर एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि जो डिफरेंट कस्टम बैरियर्स थे, तो जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस करती थी, मतलब गुड्स का मूवमेंट हो, तो उन्हें हर जगह एक प्रकार से टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। तो इन सबको एक कर दिया गया जिससे फ्री मूवमेंट हो सके, फ्री इकोनॉमिक मूवमेंट। ये एक प्रकार से इकोनॉमिक नेशनलिज्म और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था, जिसकी वजह से बाद में नेशनल यूनिफिकेशन भी हुआ। उसके बाद चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 3 वॉर्स विद प्रशिया। ये हमने आपको जब जर्मन का यूनिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 3 वॉर लड़े गए थे और फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया था। तो भैया आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस। नो, पोलैंड का तो नाम ही नहीं था। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, कुछ ऑस्ट्रिया, टर्की, फ्रांस। मतलब आपको सारे ऑप्शन एक बार पढ़ने चाहिए। टर्की तो वहाँ था ही नहीं। ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस। नो, इंग्लैंड तो था ही नहीं। सो दिस इज़ द आंसर। पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और फिर बाद में फ्रांस। आपको याद होगा अल्सेस एंड लॉरेन, वो फ्रांस से लड़कर ले लेता है और जर्मनी यूनिफाई करता। किस प्रकार से जाके जो हॉल ऑफ मिरर वर्साय में महल में था, वहाँ जाके कोरोनेशन होता है जर्मन एम्परर कैसर विलियम का। आगे चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन, चूँकि 60 क्वेश्चंस हैं, हमें बहुत जल्दी करनी होगी। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी बतानी है कि मतलब वो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड था कि लिबरलिज्म से रिलेटेड था कि सोशलिज्म से रिलेटेड था कि रैशनलिज्म से रिलेटेड था। और इस टॉपिक को हमने बखूबी एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में भी और अपनी नोट सीरीज़ में भी। तो देखिए भाई, इसका आंसर है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, इंडिविजुअल, इकोनॉमिक
पॉलिटिकल, ये सारी फ्रीडम्स लिबरलिज्म से रिलेटेड है। और अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, टाइम चला जाएगा, रैशनलिज्म वगैरह, बट लिबरलिज्म इज द आंसर। उसके बाद छठा है चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज। मतलब आपको क्रॉप्स और एरियाज से एक मैचिंग करनी है कि कहाँ कहाँ पर और उनका स्टेट कौन सा है, प्लेस कौन सा है। देखिए ग्राउंडनट असम, नो नो नो, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप समझ जाएंगे। टी गुजरात, नो 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 नो, टी तो असम से मैच करना चाहिए। कॉफ़ी कर्नाटका, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। शुगर केन छत्तीसगढ़, नो नो नो, तो कॉफ़ी एंड कर्नाटका, दिस इज़ द आंसर। उसके बाद आते हैं सेवेंथ, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब जिस पर कोई भी खेती ना की गई हो फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स, अगर कोई भी अनकल्टिवेटेड पार्ट होता है लैंड का तो वो क्या कहेंगे उसको। तो ये ब्लैंक है, तो बैरन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फैलो लैंड। आंसर है फैलो लैंड। फैलो लैंड को मैंने आपको समझाया हुआ है कि जिसे हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब ये कल्टिवेबल लैंड होती है बट वी डोंट कल्टिवेट इट, वी लीव इट फॉर 1 to 5 ईयर्स, तो इसे पड़ती भूमि या फैलो लैंड कहा जाता है। बैरन पे तो प्रोडक्शन हो नहीं पाता, फॉरेस्ट लैंड पर कल्टिवेशन होता नहीं है, ग्रेजिंग लैंड और ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर होती नहीं है, सिर्फ फैलो लैंड है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसके बाद एट्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेज वाज कन्वीन टू डिस्कस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि इन्वायरमेंट, उसके डिग्रेडेशन, प्रोटेक्शन, सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो ब्राज़ील में हुई थी, जो कि 1992 में हुई थी यूनाइटेड नेशंस के तहत। और इसी में आपने एजेंडा 21 के बारे में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, उसमें जो गवर्नमेंट्स थी अपने लोकल लेवल पर, उसमें एफर्ट्स की बात की गई थी। इसके बाद नाइन्थ है इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में ना, कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरेनियल फ्लो, मतलब पेरेनियल फ्लो मतलब कि बराबर फ्लो बना रहना चाहिए नदियों में पानी का। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो इसमें कौन है नदियों के बराबर जल बने रहने का स्रोत। अरे भाई माउंटेन्स हैं, एकदम ईजी आंसर है, माउंटेन्स इंश्योर। मतलब इसमें पूछा गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर्स, तो माउंटेन्स इंश्योर्स पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। आगे चलते हैं 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन। भूमि की क्वालिटी बहुत गिर रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन जिम्मेदार है। भाई देखिए शेल्टर बेड्स तो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्लॉइंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉप रोटेशन से तो अच्छा ही है, डिफॉरेस्टेशन को हम यहाँ पे आंसर मानेंगे, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जब पेड़ कट जाएंगे तो सॉइल बाइंड नहीं होगी, मिट्टी बह जाएगी और ऊपर की परत जो उपजाऊ होती है वो ख़त्म हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। बाकी जो है ना वो एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं लैंड के लिए। आगे चलते हैं 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म। अरे भैया मैंने पॉलिटिकल साइंस जिसकी बड़ी शिकायत आती है कि सर समझ में नहीं आती है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से। आपको ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो ना, मैं टॉपिक बेस्ड डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो वहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है किस प्रकार से श्रीलंका में पॉलिसी अपनाई जाती है, और जबकि जो बेल्जियम है वो पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन को अडॉप्ट करता है। तो ये तो सीधा सीधा एकदम भूलने वाला नहीं है, श्रीलंका से रिलेटेड है, यही कंट्री है जिसने मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया था। जरा बताइए कहाँ कौन सी मेजोरिटी की बात हो रही है श्रीलंका में। जी हाँ, सिन्हला मेजोरिटी की बात हो रही है ना, दे वर इन मेजोरिटी। और दूसरे कौन थे, तमिल्स हु वर इन माइनॉरिटी। बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद 12th, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पावर शेयरिंग नहीं समझ में आता, मैंने कोशिश की है समझाने की। आप वीडियोस देखिए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी देखिए और हमारी नोट सीरीज़ भी देखिए, दोनों देखिए, ढंग से देखिए अगर एमसीक्यू पे पकड़ बनानी है तो पावर शेयरिंग में क्या पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। भैया बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। पहला है रिड्यूसेस सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो सामाजिक आर्थिक आपस में टकराव होते हैं ना डिफरेंट आइडियाज़ ओपिनियन की वजह से, तो उनको रोकने में मदद मिलती है। भाई हम देखिए, मुझे तो आंसर पहला ये लग रहा है, लेकिन हम पूरे ऑप्शंस को पढ़ें ज़रूर, बिना पढ़े हमें कोई भी ऑप्शन चुनना नहीं चाहिए तुरंत। प्रोवाइड्स इतनी कल्चरल डेवलपमेंट, अरे भाई उससे तो कोई मतलब नहीं है। अलाउज पीपल टू इन्जॉय स्पेसिफिक राइट्स, ये तो होता ही होता है। रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, ये तो सब डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। लेकिन जो पावर शेयरिंग है, क्योंकि देखिए पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स पे होती है, तो उससे जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
उनको रोकने में मदद मिलती है। अब जो कि जल्दी से ख़त्म भी करना है ना, अटक गए इसी में एक्सप्लेन करने में, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, नोट सीरीज और सैम्पल पेपर के एक्सप्लेन करने में। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। याद आया? नहीं आया? अरे जाओ दोबारा देखो, पढ़ लो, मैं तो यहाँ बता ही दूंगा आपको। और वो जो थर्ड लेवल है ना, वो ठीक से समझ में नहीं आता। मैंने कोशिश की है, मैंने दिल से कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की कि आपको वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट समझा सकूँ। जी हाँ, उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो थर्ड काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट थी कि कहाँ थी, बेल्जियम में, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वहाँ के गवर्नमेंट का। आप जाइए और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ और हमारी नोट सीरीज़ को देखिए, वहाँ मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन दो होते हैं ना, आपको दो पढ़ाए गए हैं, एक तो कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। इंडिया किसका उदाहरण है? इंडिया होल्डिंग टुगेदर का। कमिंग टुगेदर का अमेरिका है। तो अब इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल किसे आप मानेंगे? अरे भाई यूएसए को। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सब यही बता दूंगा, तो आप जाके कहाँ से एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखेंगे। इसके बाद है वाई इज द पावर शेयर्ड अमंगेस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कार्ड अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें लिखा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, दूसरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं आ रहा समझ में? भूल गए? याद है? अच्छी बात है। वह है वर्टिकल लेवल जो शेयरिंग होता है पावर का, वो। तो वर्टिकल में हायरार्की बनती है ना, सबसे ऊपर फिर उससे नीचे फिर उससे, और हॉरिजॉन्टल में सब ऑर्गन्स इक्वल होते हैं, है ना, जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो। तो भैया अब आपको आंसर पता चला, ये वाला। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। अब आप अपना स्कोर बनाते रहिए भैया। 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, किसके 15 आउट ऑफ 15 बने हैं। इसके बाद है इंडियाज़ फेडरल सिस्टम। इंडिया में फेडरल सिस्टम है क्योंकि हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। द सेंटर, ये जो हम फेडरल सिस्टम कहते हैं ना, इसमें हॉरिजॉन्टल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, इसमें वर्टिकल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फेडरल सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो हमने आपको 3 सूचियाँ बनाई हुई हैं, 3 लिस्ट आपको पढ़ाई हुई है, जिसमें से एक सेंट्रल के लिए है, एक स्टेट के लिए है, और एक लिस्ट ऐसी है जिसपे दोनों लोग बना सकते हैं, वो है कंकरेंट लिस्ट। और चौथी लिस्ट कौन सी थी? रेसिडुअरी सब्जेक्ट की, जो यहाँ पे आंसर हो ही नहीं सकता। दिस इज द आंसर। इसके बाद चलते हैं हम 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो आर्टिकल 371A है ना, ये आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया और मैंने आपको डिफरेंस बताया था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371A में। तो आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड था, लेकिन जो 371A है ना, ये जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। तो इसमें से आप किस स्टेट को आंसर मानेंगे? वो सिर्फ एक ही स्टेट है पूर्वोत्तर में, वो है नागालैंड। हिमाचल प्रदेश को आप मत इंक्लूड करिएगा इसमें, हिमाचल प्रदेश तो नदर्न इंडिया में पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम ऊपर 18वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो भाई इसमें बैंकिंग तो हो नहीं सकता, आउटसोर्सिंग हो नहीं सकता, फार्मिंग हो सकता है, बैंकिंग नहीं हो सकता। बैंकिंग दोबारा दे दिया, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। एनीवे, फार्मिंग इज़ द आंसर, है ना। डायरेक्टली हम जो लैंड है, एक नेचर रिसोर्स है, उसको यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। इसके बाद 19th है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। लिटरेट पॉपुलेशन को मेजर करने का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करता है? वो भी 7+ एज ग्रुप में। तो देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो तो है नहीं, इनरोलमेंट रेट से मतलब नहीं, लिटरेसी रेट है। ओके, आंसर। इसके बाद है 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम होती है, जो इनकम होती है कंट्री की, अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो एवरेज इनकम मिल जाती है, इकोनॉमिक्स में है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसे हम कहते हैं ना। तो हमने पढ़ा था ना कि HDI में हम सिर्फ इनकम को नहीं लेते, बल्कि हम और पैरामीटर्स लेते हैं, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी हम शामिल करते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ से रिलेटेड हो गई और एजुकेशन, तो दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर आंसर ढूंढना है, और इनकम भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। अगर हम सिर्फ इनकम को लें तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है वो, और अगर हम
हेल्थ, एजुकेशन, इनकम को ले लें तो एसडीआई बनता है। इसके बाद है कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क है तो स्टेटमेंट है ना। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल स्टेट बाउंड्रीज। मतलब अगर हमारे देश में अगर हमारी जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी ख़राब हो रही है तो उससे हमारे पड़ोसी देश भी प्रभावित होते हैं। अब पड़ोसी देशों में हो रहा है तो हमारे पड़ोसी देश से हम प्रभावित होंगे। तो ये है। तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। एसेंस का मतलब इसका पूरा मीनिंग निकाल के कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है ना कि हम लोग डेवलपमेंट इस प्रकार से करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को वो बेनिफिट मिल सके जो अभी हमें मिले हुए हैं। मतलब अगर हम 4 पेड़ काटते भी हैं तो 10 लगा भी दें, तो पेड़ अगर हमें अवेलेबल हैं तो फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल होंगे। मतलब डेवलपमेंट से हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए हुए रिसोर्स को यूज़ भी करते हैं, रिसोर्स को क्रिएट भी करते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब मैंने समझाया हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वेल रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें आएगा आपका डेली वेज अर्नर तो आएगा नहीं, इंजीनियर आ सकता है, क्लीनिंग स्टाफ नहीं आएगा, टेलर स्टिचिंग नहीं आएगा, तो ये आएगा आपका इंजीनियर। इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं सब मैंने समझाए हुए हैं ना, कि वर्किंग आवर्स, मेडिकल बेनिफिट्स एट्सेट्रा, प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। ओके, 2005 में पास हुआ था। तो गारंटी करता है 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट की हर साल। और अगर गवर्नमेंट अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाती है 100 डेज़ के, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। मतलब वो गारंटी 100 डेज़ की होती है, अगर वो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है मनरेगा के तहत, तो गवर्नमेंट उसे क्या करती है, उसे पे करती है, यानी पे द कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज़। तो 100 डेज़ तक अगर वर्क नहीं दे पाए तो 100 डेज़ का जितना पेमेंट बनता है वो उसको दिया जाता है, जो उसके नुकसान की उसकी भरपाई की जाती है। इसके बाद सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो वॉज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सैम्पल पेपर एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ पार्ट 2 सेक्शन बी।